हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरिफ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है और बेहुदा बात बोलने की भी आज़ादी है। कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है आरिफ साहब कि क्या इस सियासत ने वाकई हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के खांचे में इतना गहरे तक काट दिया है कि अब वाकई वो खाई नजर आने लगी है? ये आज नहीं आया। ये तो 47 में इतना बड़ा पाठ था कि लगता था, मैंने जब होश संभाला, मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ, मैंने जब होश संभाला है तो मुझे नहीं लगता था कि ये आसानी से ये पट पाएगा। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद स्थिति बहुत तेजी से सुधार की तरफ गई। 80 आते आते 77 में इमरजेंसी लगी, उसने स्थिति को और बेहतर बनाया। 80 आया, स्थिति और बेहतर हुई। लेकिन फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन चला। जिस तरह तब टू नेशन थ्योरी कहा गया था, इन्होंने आइडेंटिटी अलग बताई। इस संस्था का औचित्य और ये बनी हुई क्यों है संस्था, अगर ये अपने ही समुदाय को खराब करने पर लगी हुई है तो? ये इसलिए बने हुए हैं और इसलिए चल रहे हैं कि आप कह रही हैं ये सबसे बड़ी संस्था है। यही तो वो सुनना चाहते हैं कि वो बड़ी संस्था है। राजनीतिक दल उनको पहचानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे वो अपने जाती फायदे किस चीज में है उसका एजेंडा चलाते हैं। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। 1986 जब तक सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इनको दिल्ली के मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था। मैंने बार बार कहा, आज कह रहा हूं आपसे, आइए इनके पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके 2-3 लीडरों के नाम ले लीजिए जो बड़े लीडर हैं, और चलिए गांव में चलते हैं किसी में। अगर 100 लोगों में 5 लोग नाम से परिचित हों इनके, तो आप जो कहेंगे वो सजा में ले लूंगा। गजब बेइज्जती है। ये इनका लोगों से ताल्लुक नहीं है। इनका एक ही काम है, दिल्ली में घूम घूम कर राजनेताओं को ये बताना कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हें पूरी कम्युनिटी का वोट दिलवा देंगे। मत भूलिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, वो 10 साल तक चलने वाले उस आंदोलन का नतीजा था, जिसमें कहा गया कि हम इस देश में रहने वाले लोग एक राष्ट्र नहीं हैं, हम 2 राष्ट्र हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस हैसियत में तो है नहीं कि हम 2 राष्ट्र हैं ये कह सके। अब वो कह रहा है 86 से हमारी 2 पहचानें हैं, एक हिंदुस्तानी पहचान है, एक हमारी पहचान है। हमारी पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का परचम लहरा देना और इस्लाम को इस तौर पे बदनाम करना, ये कहीं से तो आता होगा ना। ये हिंसा की आप अगर परसेंटेज में भी देखेंगे, घटनाओं के तौर पर भी देखेंगे, तो पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, पाकिस्तान तक। मैं तो इतने दिन से सर मार रहा हूँ और आपके सवाल के जवाब में कितनी दफा बता चुका। जिहाद पे जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये, और देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं शरीयत में, शरीयत मतलब इस्लामी कानून में, जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल टोटल डिस्टॉर्शन है। कौन इसको स्वीकार कर लेगा? लेकिन वो बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि जो आता है वो जिस बैकग्राउंड का होता है, उसका एक्सपोजर कोई और नहीं होता, उसके दिमाग में ये पक्का बैठ जाता है। भाई कोई अच्छे परिवारों के लड़के तो नहीं जाते ना जिहाद करने के लिए। जाता कौन है? ज़्यादातर तो वही जाते हैं ना जो विकसित, जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। कौन जाएगा? और वो मस्तिष्क विकसित ना हो, उसका एक ही तरीका कि उसको कुएं का मेंढक बना दो।
सकता है। क्या आपको लगता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम समुदाय में वो विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं है और अविश्वास की भी इंतहा है? क्या आपको ये लगता है, और अगर लगता बात है असल तो में क्यों? ये है कि मेरी सोच अलग है। मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में हमें चिंता करनी चाहिए कि नागरिक क्या सोचता है। मैं ये देखने को भी तैयार नहीं हूँ कि कौन समुदाय क्या सोचता है। सोचा करें। 150 साल से अंग्रेज ने हमें यही सिखाया था कि हमारी सोच, इस देश की सोच एक नहीं है, धर्म के नाम पे बटी हुई सोच है। मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं देखना भी नहीं चाहता अगर बटी हुई है तो। मैं तो उन लोगों की सोच समझना चाहता हूं कि जो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक के नाते क्या सोचते हैं।